चारधाम यात्रा में भारी भीड़ को देखते हुए बड़ा फैसला। 10 जून तक चारधाम यात्रा में नहीं आ सकेंगे वीवीआईपी। सभी राज्यों के अफसरों से भी चारधाम यात्रा को टालने की अपील। उत्तरकाशी होटल एसोसिएशन की हड़ताल स्थगित। प्रशासन के आश्वासन के बाद होटल कारोबारियों ने लिया फैसला। कारोबारियों ने की थी रजिस्ट्रेशन खोलने की मांग। उत्तराखंड में गर्मी ने तोड़े सारे रिकॉर्ड। देहरादून में कल 42.8 डिग्री पहुंचा तापमान। मौसम विभाग ने आज 45 डिग्री पहुंचने का लगाया अनुमान। मतगणना की मॉनिटरिंग के लिए कंट्रोल रूम बनाएगी भाजपा। प्रभारियों के नाम तय करने के निर्देश। शिकायतों के निवारण और जानकारी को लेकर समन्वय का होगा काम। देवभूमि लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे देहरादून से खबर के साथ। सीएम पुष्कर सिंह धामी का बड़ा फैसला। चारधाम यात्रा में भारी भीड़ को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। 10 जून तक चारधाम यात्रा में वीवीआईपी नहीं आ सकेंगे। पहले 31 मई तक वीवीआईपी दर्शन पर रोक लगाई गई थी, लेकिन अब 10 जून तक चारधाम यात्रा में वीवीआईपी नहीं आ सकेंगे। पिछली बार की तुलना में इस बार दोगुना संख्या में यात्री पहुंच रहे हैं। सभी राज्यों के अफसरों से चारधाम यात्रा टालने की अपील की गई है। सीएम पुष्कर सिंह धामी का बड़ा फैसला। चारधाम यात्रा में भारी भीड़ को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। 10 जून तक चारधाम यात्रा में वीवीआईपी नहीं आ सकेंगे। पहले 31 मई तक वीवीआईपी दर्शन पर रोक लगाई गई थी। पिछली बार की तुलना में इस बार दोगुना संख्या में यात्री पहुंच रहे हैं। चलिए इसी पर ज्यादा जानकारी लेंगे। संवाददाता विनय सूद हमारे साथ लाइव जुड़ गए। विनय, सीएम पुष्कर सिंह धामी ने चारधाम यात्रा को लेकर बड़ा फैसला लिया है। 10 जून तक चारधाम यात्रा में वीवीआईपी के आने पर रोक लगाई गई है। जी दिव्या, बिल्कुल। देखिए, आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अब फिर से जो है यहाँ पर चारधाम यात्रा में वीवीआईपी जो दर्शन है उसको लेकर के एक बड़ा फैसला लिया है और 10 जून तक जो है अभी वीवीआईपी दर्शन पर रोक लगाई गई है। तो ऐसे में देखा जा सकता है कि जिस तरह से यहाँ पर वीवीआईपी दर्शन है उसमें रोक लगाने को लेकर किस तरीके से जो है सीएम धामी यहाँ पर अलर्ट मोड पर है, क्योंकि जो सीएम धामी है वो यहाँ पर चारधाम यात्रा में जिस तरह से बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं उसको लेकर के इस फैसले को जो है सीएम धामी ने लिया है और किसी भी तरीके से असुविधा जो है चारधाम यात्रा में आने वाले जो यात्री हैं, श्रद्धालु हैं, उनको यहाँ पर असुविधा ना हो, इसके लिए लगातार सीएम धामी यही प्रयास कर रहे हैं कि हर तरह से हर संभव जो यहाँ पर मदद है वो चारधाम यात्री जो आ रहे हैं, चारधाम यात्रा में जो यात्री आ रहे हैं उनको किसी भी तरीके से कोई असुविधा ना हो और तमाम प्रयास जो है इस दौरान किए जा रहे हैं। ऐसे में देखा जा सकता है कि जो वीवीआईपी दर्शन की यहाँ पर बात करें तो 31 मई तक ही जो है इस अवधि को रखा गया था, लेकिन अब जिस तरह से यहाँ पर दुगनी संख्या में श्रद्धालु, पिछले वर्ष की संख्या में श्रद्धालु जो यहाँ पर पहुंच रहे हैं, ऐसे में एक बड़ा फैसला सीएम धामी ने लिया है और 10 जून तक फिर से जो है समय अवधि को बढ़ाया गया है। तो ऐसे में यहाँ पर सीएम धामी की अगर बात करें तो लगातार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के यही प्रयास हैं कि जो चारधाम यात्रा चल रही है वो सुचारू रूप से चलती रहे और तमाम जो व्यवस्थाएं हैं इस दौरान की गई हैं। जी विनय, भारी भीड़ को देखते हुए वीवीआईपी दर्शन पर रोक लगाई गई है और बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंच भी रहे हैं, तो भीड़ प्रबंधन और ट्रैफिक समस्या से निजात के लिए क्या खास व्यवस्थाएं की जा रही हैं? जी बिल्कुल दिव्या, देखिए आपको बता दें कि यहाँ पे जिस तरह से चारधाम यात्रा की शुरुआत 10 मई से हुई है और ऐसे में लगातार जो श्रद्धालु हैं उनकी संख्या बढ़ती ही जा रही है। तो ऐसे में किसी भी तरीके से कोई व्यवस्था जो है यहाँ पर अलग ना हो, क्योंकि किसी भी व्यवस्था पर जो है यहाँ पर दिक्कतें ना आए, क्योंकि वीवीआईपी अगर कोई भी इस दौरान चारधाम यात्रा में पहुंचता है तो उसमें सुरक्षा की दृष्टि से जो है काफी कुछ बदलाव किए जाते हैं। लेकिन सीएम धामी ने जिस तरह से बड़ा फैसला यहाँ पर लिया है और 31 मई तक इस पर वीवीआईपी दर्शन पर जो है रोक लगाई गई थी, अब इसको 10 जून तक के लिए यहाँ पर रोक लगा दी गई है। तो ऐसे में
तमाम जो व्यवस्थाएं हैं वो पूरी तरह से उत्तराखंड सरकार ने की है। और किसी भी जो अन्य राज्य से जो भी श्रद्धालु इस दौरान चार धाम यात्रा में पहुंच रहे हैं उनको कोई भी दिक्कत ना आए है। लगातार सरकार का यही प्रयास है। साथ ही साथ बड़े अधिकारियों की जो यहाँ पर ड्यूटी इस दौरान लगाई गई है सीएम धामी द्वारा, सभी को दिशा निर्देश भी इस दौरान दिए गए हैं कि हर तरह से जो है अलर्ट मोड पर रहें। वहीं यहाँ पर अगर मौसम की भी बात करें तो मौसम को लेकर के भी सीएम धामी ने यहाँ पर बयान दिया था कि पूरी तरह से जो है यहाँ पर मौसम को ध्यान में रखते हुए दिशा निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। क्योंकि अभी मौसम की अगर बात करें तो जिस तरह से गर्मी लगातार उत्तराखंड में देखने को मिल रही है, तो ऐसे में चारधाम यात्रा में आने वाले जो श्रद्धालु हैं उनके लिए पानी की जो व्यवस्थाएं है, भोजन की जो व्यवस्थाएं है वो उत्तराखंड सरकार द्वारा की गई है। साथ ही साथ हर तरह से हर संभव मदद देने की जो यहाँ पर बात है वो सीएम धामी ने कही है। जी, फिर हम देख पा रहे हैं बड़ी संख्या में श्रद्धालु बिना रजिस्ट्रेशन के भी दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं और हालांकि 31 मई तक रजिस्ट्रेशन ऑफलाइन बंद भी चल रहे हैं, तो दोबारा रजिस्ट्रेशन ओपन करने के लिए क्या कोई सूचना? जी बिल्कुल दिव्या, देखिए आपको बता दें कि यहाँ पर जो श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, कई जगहों पर ऐसे श्रद्धालुओं को रोका भी गया है, ऐसे वाहनों को रोका गया है जहां जिनके पास अनुमति नहीं थी कि रजिस्ट्रेशन भी इस दौरान जो है श्रद्धालुओं का नहीं हो पाया था, तो उनको जो है दोबारा से रजिस्ट्रेशन कराने के लिए बोला गया। सीएम धामी द्वारा जो है अधिकारियों को दिशा निर्देश साफ तौर पर दिए गए हैं कि बिना रजिस्ट्रेशन के कोई भी जो है श्रद्धालु चारधाम यात्रा में ना पहुंचे। वही ऑफलाइन जो रजिस्ट्रेशन है वो भी 31 तारीख तक के लिए जो है बंद किए गए हैं। तो अब सीएम धामी की हाल ही में जिस तरह से बैठक हुई है, बैठक में उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि हरिद्वार और ऋषिकेश में जो श्रद्धालु रुके हुए हैं, जो होल्ड किए हुए हैं, उनको जो है चारधाम यात्रा में पहुंचाने के लिए व्यवस्था की जाए। और धीरे धीरे जो है यहाँ पर जो व्यवस्थाएं हैं और यहाँ पर पटरी पर आ रही है। और व्यवस्थाओं की अगर बात करें तो अब पूरी तरह से यहाँ पर जो श्रद्धालु हैं वो अच्छे से दर्शन भी इस दौरान कर पा रहे हैं। जी तो चारधाम यात्रा में भारी भीड़ को देखते हुए बड़ा फैसला लिया गया है। 10 जून तक चारधाम यात्रा में वीवीआईपी दर्शन पर रोक लगाई गई है। फिलहाल जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए आपका धन्यवाद। चलिए अगली खबर का रुख करेंगे। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन NHM उत्तराखंड ने देहरादून के सहयोग से तंबाकू रोकथाम और उसके दुष्प्रभावों पर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत जागरूकता कार्यक्रम में मौजूद छात्र छात्राओं को तंबाकू से होने वाले हानिकारक प्रभावों के बारे में जागरूक करते हुए छात्रों से कहा कि हम सभी अपने आसपास की लोगों को तंबाकू के हानिकारक प्रभावों के बारे में जागरूक करें, उन्हें इस खतरनाक आदत से मुक्ति प्राप्त करने के लिए प्रेरित करें। मिशन निदेशक ने बताया कि तंबाकू किसी भी मात्रा में लेने पर स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो खबर देहरादून से है। गर्मी के कारण बिजली की मांग रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच चुकी है और लोड बढ़ने से जगह जगह फॉल्ट भी हो रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों के साथ ही शहर के कई क्षेत्रों में भी बिजली की आंख मिचौली चल रही है। ग्रामीण और छोटे शहरों में कटौती बढ़ गई है। वहीं बिजली कटौती को लेकर कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और वरिष्ठ नेता गणेश गोदियाल ने चिंता जाहिर की। उन्होंने कहा कि सरकार के पास पूरे साल भर के प्रोग्राम निश्चित नहीं है। सरकार को साल भर के प्रोग्राम सरकार के पास नहीं है। सरकार के पास ये बात नहीं है, इनके जहन में ये बात नहीं है कि मार्च शुरू होते ही जंगलों में आग लगने लगती है, तो उसके लिए क्या तैयारी होनी चाहिए, नहीं है। इनके पास ये तैयारी नहीं है कि बरसात आते आपदा आती हैं, उसके लिए SDRF, NDRF और तमाम पुलिस विभाग या अन्य स्थानीय स्तर पर जिला प्रशासन के पास क्या क्या व्यवस्थाएं पहले से की जानी चाहिए, कोई सोच नहीं है। इनके पास ये बात नहीं है कि गर्मी आती है तो जिन इलाकों में गर्मी ज़्यादा पड़ती है, जैसे तराई में, कम ऊंचाई वाले इलाकों में उत्तराखंड में, और शहरों में यहाँ पर जैसे देहरादून है, इन जगहों पर गर्मी ज़्यादा पड़ती है तो बिजली की खपत ज़्यादा होती है, तो उसके लिए हमें क्या व्यवस्था करनी है, ये नहीं है। सीएम पुष्कर सिंह धामी हिमाचल प्रदेश के दौरे पर रहे, जहां उन्होंने शिमला में प्रेस को संबोधित किया और इस दौरान सीएम धामी ने बीजेपी सरकार की उपलब्धियों पर बात की। सीएम धामी ने कहा कि बीजेपी के 10 सालों का रिपोर्ट कार्ड हमने देश के सामने रखा, जबकि कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में परिवारवाद और तुष्टीकरण का उल्लेख किया है। उन्होंने कहा कि ये लोग एक विशेष वर्ग के लोगों को फायदा पहुंचाना चाहते हैं, लेकिन मोदी सरकार ने अपने 10 साल के कार्यकाल में कई ऐतिहासिक फैसले लिए हैं, जिस वजह से
पूरी दुनिया में भारत का मान सम्मान बढ़ा है और 4 जून को हमारा 400 पार का संकल्प पूरा होने जा रहा है। के लिए हमेशा सेवा, कर्तव्य और गरीब कल्याण की यही बातें हमेशा से उनकी प्राथमिकता रही है। राहुल गांधी की बात करें या देश के अंदर अनेक शहजादे हैं, तो इनका बस चले तो देश के जो संसाधन हैं, इसके साथ साथ देश की संपत्ति भी छीन कर ये अपने जो खास इनका वोट बैंक है उनके चरणों में डाल दें। 10 सालों में देश के अंदर ऐसे ऐसे फैसले लिए गए हैं जो फैसले वास्तव में देश की आज़ादी के बाद से लेकर आज तक लोग उसकी प्रतीक्षा करते थे। पूरी दुनिया के अंदर भारत का मान सम्मान बढ़ा है। दुनिया आज भारत को एक विश्वास की नज़र से देख रही है। राज्य निर्वाचन आयोग ने मतगणना के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी BVRC पुरुषोत्तम ने बताया कि 4 जून को प्रदेश भर में सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू होगी। सबसे पहले पोस्टल बैलेट की काउंटिंग की जाएगी, इसके बाद EVM की काउंटिंग शुरू होगी। मतगणना स्थल की 3 लेयर सुरक्षा की व्यवस्था की गई। इसके अलावा राज्य की 70 विधानसभाओं की काउंटिंग के लिए 91 काउंटिंग हॉल बनाए गए, जबकि 884 टेबल लगाई गई हैं। में और पूरा भारत देश में 4 जून को मतगणना होगी। सुबह 8 बजे मतगणना शुरू होगी। उत्तराखंड में क्योंकि पोस्टल बैलेट ज्यादा है, सो 8 बजे पोस्टल बैलेट से शुरू होगी। तत्पश्चात 8:30 बजे से EVM की काउंटिंग, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स की काउंटिंग शुरू होगी। हमारे पास लगभग 1 लाख पोस्टल बैलेट वोट्स है। उसके बाद EVM का जैसा आपको पता है कि ऑलमोस्ट 58% पोलिंग हुआ है। सो सारी हमारी जो पोलिंग पर्सनल की नियुक्ति हो गया है, काउंटिंग पर्सनल की नियुक्ति हो गया है। और भारत सरकार की चुनाव आयोग की जो नियम है उसको हमने सारी पॉलिटिकल कैंडिडेट्स के साथ कल मीटिंग हो गया है विभिन्न जिलों में वहां पर, और सबको क्या नियम क्या है ये सारी चीज उन लोगों को समझा दिया गया। देहरादून जिला आबकारी विभाग को दिए गए लक्ष्य को पार कर प्रदेश की शराब की दुकानों से भारी राजस्व प्राप्त हुआ है। सहायक आबकारी आयुक्त राजीव सिंह चौहान ने कहा कि वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए 591.48 करोड़ रुपए राजस्व का लक्ष्य दिया गया था, जिसे सफलतापूर्वक पार करते हुए लगभग 1200 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त किया गया। साथ ही उन्होंने कहा कि इस वित्तीय वर्ष में हमें 625 करोड़ रुपए का लक्ष्य दिया गया है, जिसे देखते हुए अभी तक लगभग 150 करोड़ रुपए का राजस्व राजकोष में जमा कर दिया गया। आबकारी विभाग द्वारा जनपद देहरादून को वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए 591.48 CR का टारगेट दिया गया था, जिसके सापेक्ष हम लोगों ने सफलतापूर्वक 1290.55 यानी कि 1290 करोड़ से अधिक का राजस्व सफलतापूर्वक अर्जित कर लिया है। वित्तीय वर्ष 24-25 की जहां तक बात है तो शासन से हमको 625 करोड़ रुपए का टारगेट दिया गया है, जिसके सापेक्ष अभी माह मई तक, आज दिनांक तक लगभग 150 करोड़ रुपया हमने राजकोष में जमा कराया हुआ। देहरादून में बिजली कटौती से लोग परेशान हैं। पूर्व सीएम हरीश रावत ने अपने आवास पर मौन उपवास किया। हरीश रावत ने कहा कि लोग गर्मी से लगातार परेशान हैं, ऐसे बिजली कटौती की जा रही है और विद्युत विभाग इस दिशा में कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। उत्तरकाशी में यमुनोत्री धाम यात्रा के दौरान बड़ा हादसा होते होते बच गया, जहां यमुनोत्री से वापस लौटते समय हनुमान चट्टी के पास यात्री बस का पहिया रूट से बाहर निकल गया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और तीर्थयात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला। तीर्थयात्री नागपुर से चारधाम यात्रा पर आए थे। तापमान बढ़ने के साथ ही वन क्षेत्रों में रहने वाले जंगली जानवरों और पशु पक्षियों का गर्मी से बुरा हाल है। जंगलों में बने तालाब सूखने की कगार पर है, लिहाजा पानी की तलाश में जंगली जानवर आबादी का रुख कर रहे हैं। जंगली जानवरों की प्यास बुझाने के लिए राजाजी टाइगर प्रशासन ने मोतीचूर और कांसरो रेंज में करीब 47 वाटर हॉल्स में पानी भरने का काम शुरू कर दिया है। इसके साथ ही 5 बड़े तालाबों में भी टैंक के माध्यम से पानी भरा जा रहा है। इन तालाबों में हाथी जैसे बड़े जानवर अपनी प्यास बुझा रहे हैं।
टाइगर रिजर्व द्वारा निर्देश दिए गए हैं कि ऐसे क्षेत्रों को चिन्हित किया जाए, ऐसे वन क्षेत्रों को चिन्हित किया जाए जहां पर वन्य जीव आबादी क्षेत्रों में पानी के लिए प्रवेश करते हैं। उनको चिन्हित कर दिया गया है सभी रेंजों में। कुछ स्थानों पर कच्चे वाटर होल बनाए गए हैं जिसके लिए बाहर से पानी लाया जा रहा है। जो पुराने वाटर होल, पक्के वाटर होल हैं, उन पर निरंतर पानी उनमें डाला जा रहा है ताकि वन्य जीवों को, पशु पक्षियों को पानी मिल सके। ऐसे क्षेत्र जहां पर हमारे पुराने पानी के सोर्स हैं, जल स्रोत हैं, उनका जीर्णोद्धार किया गया है और उन स्थानों को चिन्हित कर वहां पर जलाशयों बड़े वाटर होलों का निर्माण किया गया है ताकि बड़े वन्य जीव एवं छोटे पशु पक्षी सभी को आसानी से, सुगमता से पानी उपलब्ध हो सके। थराली विधानसभा के दूरस्थ गांव देवाल वार्ड मोटर मार्ग का भले ही नाम बदल गया हो, लेकिन यहां के हालात नहीं बदले हैं। यहां ना तो सड़क की हालत बदली है और ना ही मोटर मार्ग की स्थिति। दरअसल हरिपुर के पास बने मोटर पुल पर भारी वाहनों की आवाजाही से बड़ा गड्ढा बन गया, जिसके चलते मोटर पुल पर बने ये गड्ढे दुर्घटनाओं को दावत दे रहे हैं। और इसी पर देखिए खास रिपोर्ट। गांव में रहने वाले लोगों का कहना है कि इस मोटर पुल का निर्माण 1980 में हुआ था। ये मोटर पुल बी श्रेणी का है। पुल ज्यादा से ज्यादा 16 टन का भार उठा सकता है, लेकिन इसके बावजूद बीते कुछ समय से इस पुल पर ओवरलोड वाहनों के आने जाने का सिलसिला शुरू हो चुका है। वहीं पुल पर पानी की निकासी के लिए बनाए गए हौज मलबे से बंद पड़े हैं। इसके चलते अक्सर पुल पर पानी का जमाव होता है। ऐसे में लगातार पानी जमा होने से, रखरखाव सही नहीं होने से और भारी वाहनों की आवाजाही से मोटर पुल पर गड्ढा हो गया है, जो किसी भी दुर्घटना का सबब बन सकता है। यहाँ पे जो ये हरिपुर में पुल है 1980 का बना हुआ पुल है और ये कल शाम से ये बड़े हैवी वाहनों के द्वारा जो लोडेड वाहन जा रहे हैं उनके जाने से ये पुल जो है यहाँ पर टूट चुका है। और कितने बार जो है कि मैंने कल शाम से, क्योंकि मेरा घर यहाँ पे नजदीक है, मैंने यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधियों से लेकर विधायक जी तक ये बात पहुँचाई। सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत सारे लोगों को मैंने ये बात पहुँचाई, लेकिन अभी 1 बज गया है, अभी तक विभाग की ओर से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल पाया। स्थानीयों ने इस समस्या की जानकारी लोक निर्माण विभाग को दी ताकि समय रहते समस्या का समाधान हो जाए, किसी प्रकार की कोई अनहोनी ना हो। लगभग 1 महीना हो गया है, इस पर लगातार भारी वाहन चल रहे हैं और जबकि पुल की क्षमता साफ लिखा है कि 16 टन इसकी पुल की क्षमता है, लेकिन इसमें तो मेरे ख्याल से 20 टन 22 टन के लगातार वाहन चल रहे हैं। स्थिति हो गई है। लोक निर्माण विभाग से आग्रह है तुरंत नहीं की जाएगी, इसको बचाने की कोशिश नहीं की जाएगी तो ये बड़ी हानि होगी, जो कि सरकार के राजस्व की हानि होगी और इस क्षेत्र का यातायात पूर्ण रूप से बाधित होगा। 1980 के करीब का ये पुल है और ये सिंगल बड़े वाहनों के लिए नहीं है, बल्कि 16 टन के वाहन इसमें जा सकते हैं। तब से काफी इसकी उम्र भी हो गई है और इस बीच इसमें बहुत बड़े बड़े वाहन चले। इस बहुत बड़े क्षेत्र की लाइफलाइन है और इसको शीघ्र इस पर काम किया जाना चाहिए। विशेषकर पिंडर घाटी की सड़कें, पूरी सड़कों को पुनर्गठित करने की आवश्यकता है, पुलों को पुनर्गठित करने की विशेष आवश्यकता है। फिलहाल देखना ये है कि कब तक लोक निर्माण विभाग इस पुल का जायजा खत्म कर सुधारात्मक काम शुरू करते हैं। सभी ग्राम वासियों को पुल सही होने का इंतजार है। ID24 के लिए मोहन गिरी की रिपोर्ट। लोहाघाट नगर क्षेत्र की यातायात व्यवस्था के सुधार के लिए एसपी चंपावत अजय गणपति के निर्देश पर SHO लोहाघाट अशोक कुमार के नेतृत्व में नगर के व्यापारियों, वाहन चालकों और ट्रांसपोर्ट वर्कर्स के बीच लोहाघाट थाने में बैठक आयोजित की गई और बैठक में सभी लोगों ने नगर की सड़कों पर आड़े तिरछे खड़े रहने वाले वाहनों को हटाने की मांग की। ये चाह रहे हैं किसी को पर्सनल परेशानी भी ना हो। कारण है कि हम एक साथ अगर हम चाहें कि एकदम वन वे चालू कर दें, वो संभव नहीं है। उन पॉइंटों को चिन्हित कर उन पर लगातार अपने जो हमारे चीता हैं या होमगार्ड मिले हुए हैं, हमारे महाराज जी हैं, इनका प्रयोग कर वहाँ पर कोशिश करेंगे अधिक गाड़ियाँ बिल्कुल खड़ी ना हो। जैसे आप लोगों ने बताया 7 से 8 और 1 से 2 के बीच में लगातार पुलिस रहेगी कंटिन्यू, ताकि आपकी समस्या का समाधान भी हो जाए और हमें ज्यादा समस्याओं का सामना न करना पड़े। सर में लगातार अभी हमने जो है 60-70 चालान पिछले 3 दिन में कर दिए हैं। जब लगातार चालान होंगे तो ऑटोमेटिकली आदमी करना बंद कर देगा। हम पब्लिक को भी सूचित करना चाहते हैं कि रोड पर अपने वाहन ना खड़ा करें, ताकि यातायात व्यवस्था, जिससे यातायात व्यवस्था बाधित होती है, अपने जो सुचारू जगह बनाई गई नगर पालिका की तरफ से वहीं पर खड़ी करें।
हरिद्वार में मतगणना को निष्पक्ष और पारदर्शिता से संपन्न कराने के लिए मतगणना कार्मिकों का प्रथम रैंडमाइजेशन जिला निर्वाचन अधिकारी धीराज कब्रियाल की अध्यक्षता में किया गया, जिसमें 125 मतगणना सुपरवाइजर, 138 मतगणना सहायक और 149 माइक्रो ऑब्जर्वर की तैनाती की गई। होनी है तो उसके लिए जितने भी कैंडिडेट्स हैं और जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उन लोगों को आज हम लोगों ने इनवाइट किया था और उन लोगों से रिक्वेस्ट की है कि उनको कौन कौन सी फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी पड़ेगी और जितने भी कैंडिडेट्स हैं उनके अपने जो भी एजेंट्स वो अपना नियुक्त करेंगे काउंटिंग एजेंट्स, तो उनकी सूची माई फोटोग्राफ हमें 3 दिन पहले जितने भी संबंधित AROs हैं उनको उपलब्ध करा दें और जो पोस्टल बैलेट के माध्यम से जो काउंटिंग होगी उसके लिए RO को अपनी सूची हमें उपलब्ध करा दें। तो जितने भी कैंडिडेट्स थे हम लोगों ने आज इनवाइट किया था, उनके साथ हमारी वार्ता हुई है और हम लोगों ने उनको ये भी अवगत कराया, हालांकि उससे पहले भी हम लोगों ने अवगत कराया कि जो काउंटिंग है हमारी सेंटर स्कूल में होगी वहाँ पे, तो उसकी सूचना भी हम लोगों ने उनको उपलब्ध करा दी। 3 तरफ से पर्वत श्रृंखलाओं से घिरे केदारनाथ घाटी में हवा की दिशा और दबाव की सही जानकारी नहीं मिल पा रही और इसके बावजूद भी केदारनाथ की घाटी में हेलीकॉप्टर उड़ान भर रहे हैं। हालांकि बीते 14 साल में घाटी में 10 हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो चुके हैं और इस दौरान जहां सेना की Mi-17 हेलीकॉप्टर सहित 5 हेलीकॉप्टर क्रैश भी हुए। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि धाम में 2 दशक बाद भी हवाई सेवा की सुरक्षा के लिए एयर ट्रैफिक कंट्रोल रूम स्थापित नहीं किया गया है। देखिए खास रिपोर्ट। केदारनाथ में हेली सेवा का काम उत्तराखंड सिविल एविएशन डेवलपमेंट अथॉरिटी और डायरेक्टोरल जनरल ऑफ सिविल एविएशन की देखरेख में संचालित हो रहा है। केदारनाथ धाम में Mi-26 और Mi-17 हेलीपैड तो मौजूद है, लेकिन एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम स्थापित नहीं, जिस कारण हेलीकॉप्टर की उड़ान के दौरान पायलट को हवा के दबाव और तापमान की सही जानकारी नहीं मिल पाती। स्थिति यह है कि हवा की दिशा को जानने के लिए हेली कंपनी प्रबंधन द्वारा केदारनाथ और केदारघाटी के हेलीपैड पर झांकियां लगाई गई हैं, जिससे हवा की अनुमानित दिशा के हिसाब से हेलीकॉप्टर टेक ऑफ और लैंडिंग करते हैं। केदार घाटी से केदारनाथ तक जब हल्की बारिश में कोहरा छाने लगता है तब हेलीकॉप्टर की उड़ान को लेकर संशय बना रहता है। यूकाडा के अपर सचिव C रविशंकर ने बताया कि केदारनाथ में जो हेली सेवा चलती है उसमें बड़ा चैलेंज मौसम का है। वहाँ एकदम से मौसम बदलता है, इससे डिसेबिलिटीज होने की काफी आशंका बढ़ जाती है। इसे इम्प्रूव करने के लिए हमने एंटायर वैली में कैमरे स्थापित किए हैं। इसके अलावा हमने एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को भी अनुरोध किया है कि यहाँ पर एक ATC स्थापित की जाए। केदारनाथ वैली में जो बहुत इंटेंस हेलीकॉप्टर ऑपरेशंस चलता है, लगातार काफ़ी मात्रा में जो है सॉकीज चलता रहता है, तो वहाँ पे जो मेजर चैलेंज ये रहता है कि जो अचानक जो है मौसम बदलता है। वहाँ पे बादल जो है वैली में कभी कभी जो है वो अचानक आने पर जो है कभी कभी विजिबिलिटी का जो है समस्याएं रहती है। उसको इम्प्रूव करने के लिए 2022 का एक घटना होने के बाद हम लोगों ने जो है वो एंटायर वैली में जो है कैमरास को स्थापित किया है, के माध्यम से जो है काफ़ी हद तक जो है वो सेफ फ्लाइंग के लिए जो है एक मददगार जो है साबित हो रहा है। इसके अतिरिक्त जो है हम लोगों ने ये अनुरोध किया है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया से कि इतना इंटेंस हेलीकॉप्टर ऑपरेशंस होने के कारण वहाँ पे एक ATC भी जो है स्थापित किया जाए। एयर ट्रैफिक कंट्रोल रूम की मांग जब कांग्रेस भी करने लगी है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष का कहना है कि इस कंट्रोल रूम के बिना लोगों की जान को खतरा रहता है, इसलिए सबसे पहले सरकार को एयर कंट्रोल रूम स्थापित करने का काम करना चाहिए। उन्होंने कहा कि उड़ानों की सीमा तय होनी चाहिए और वो तभी होगा जब सरकार सही तरीके से चीजों का रोड मैप बनाएगी। उन्होंने कहा कि इस दिशा में सरकार ने कोई भी तैयारी नहीं की है और सरकार पूरी तरह से फेल है। सबसे महत्वपूर्ण विषय वो है जो आपने अंत में कहा, एयर कंट्रोल रूम, जिसके बिना लोगों की जान को बहुत खतरा रहता है। और मेरा ये मानना है कि सरकार को सबसे पहला काम एयर कंट्रोल रूम स्थापित करने का करना चाहिए। उड़ानों की सीमा तय होनी चाहिए और वो तभी होगा जब सरकार सही तरीके से चीज़ों को का रोड मैप बनाएगी। लेकिन मुझे ये लगता है कि केवल कर दिया कहने से नहीं होता, सरकार पूरी तरीके से फेल है और सरकार ने कोई भी तैयारी जो सही तरीके से तैयारी होनी चाहिए थी उससे सरकार बची है। वहीं भाजपा का कहना है कि एयर ट्रैफिक कंट्रोल रूम भारत सरकार के द्वारा तैयार किया जाता है। भाजपा के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान का कहना है कि अगर कहीं पर भी कंट्रोल रूम स्थापित होते हैं वो DGAC के मानकों के अनुरूप स्थापित किए जाते हैं। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में एयर कनेक्टिविटी बढ़ रही है। सरकार के द्वारा हवाई यात्रा और अन्य मुद्दों को लेकर प्रदेश के हित में जो भी हो सकता है
उसको पूरा करने के लिए हमारी सरकार केंद्र से भी प्रयास कर रही है। एयर ट्रैफिक भारत सरकार के डीजीसीए के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। उसी के मानकों के अनुरूप कहीं पर भी जो इनके कंट्रोल रूम स्थापित होते हैं उन्हीं के मानकों के अनुरूप किए जाते हैं। और उत्तराखंड जिस प्रकार से लगातार एयर ट्रैफिक की कनेक्टिविटी वगैरह जो बढ़ रही है लगातार, तो मुझे लगता है हमारी सरकार के द्वारा लगातार, चाहे हम हवाई यात्राओं की बात करें, चाहे इस दिशा की बात करें, तो निश्चित रूप से जो प्रदेश के हित के लिए हो सकता है उसको पूरा करने के लिए हमारी सरकार केंद्र से भी प्रयास कर रही है और अपने आप स्वयं भी प्रयास कर रहे हैं। हर वर्ष चारधाम में यात्रियों की संख्या बढ़ती हुई नजर आ रही है, लेकिन इसी बीच अब हवाई सुरक्षा को लेकर भी सवाल उठने लगे हैं, जिसके लिए एयर ट्रैफिक कंट्रोल रूम बनाने की मांग विपक्ष द्वारा की जा रही है। वहीं यूकाडा भी एटीसी पर काम करने की बात कर रहा है। देखना होगा कि आगामी दिनों में हेली सुरक्षा को लेकर प्रदेश में क्या इंतजाम किए जाते हैं। देहरादून से IND24 के लिए संवाददाता विनय सूद की रिपोर्ट। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए IND24। नमस्कार।